इस आज हम जो इस लेक्चर में देखने वाले हैं वो होने वाला है लगभग 50 क्वेश्चन, ठीक ना। 50 क्वेश्चन ये जितना हो पाएगा 50 से ज़्यादा भी देख सकते हैं, लेकिन 50 से कम नहीं देखने वाले, ठीक है। ये सब आपका होने वाला है कितना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कौन होने वाला, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि वास्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक ना। फुल 100 मार्क्स का। ये सब कहाँ का प्रश्न है, तो ये सब मॉडल सेट का प्रश्न है, ठीक ना। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी हिंदी में कैसी है, ठीक है। तब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो यह है कि भारत माता कविता में भारत को कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बताना है आपको कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया, ठीक है। जल्दी बताइए आपका कि सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो भारत माता जो कहानी है उसमें भारत का जो चित्र प्रस्तुत किया गया वो कैसा है, तो वो है यथा तथ्य, ठीक ना। यथा तथ्य, ठीक ना, यथा तथ्य। हमारा सही आंसर हो जाएगा यथा तथ्य, ठीक है। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न होने वाला है कि जातीय जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा फैला है, प्रवाह कैसा है, ठीक ना। कैसे, जातीय अस्मिता के दृष्टि से, ठीक ना। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, जल्दी बताइए आपका इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो ये सब चैप्टर हो गया निबंध से आया गया, ठीक ना। ये सब निबंध चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आया है, ठीक ना। तो ये सब भी आपको याद रखना होगा, नहीं तो आप ऐसे प्रश्न को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जातीय अस्मिता की जो दृष्टि, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का जो प्रवाह है वो कैसा है, विच्छिन्न और अविच्छिन्न, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, ठीक ना। विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों हमारा हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न होने वाला है वो है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है वो पहले हम देख लेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, यहीं पे रखने देते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या पहले हम 3 देख लेते हैं। 3 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज में, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, ये आपको बताना है, ठीक ना। श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, ये हमारा हो गया कौन चैप्टर से, तो ये हमारा हो गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक ना। देखिए क्यों, मतलब आधुनिक जो समाज है, आधुनिक समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानती है, क्योंकि कार्य कुशलता के लिए, कैसे, जिसको मतलब जिसकी जो एबिलिटी हो उस हिसाब से उसको कार्य मिले, ठीक ना। मानिए जिसको एबिलिटी है कंप्यूटर चलाने का, उसको कहिए गया कि आप घर बनाइए, तो ऐसा हो सकता है नहीं ना। इसलिए उसको कौशल के हिसाब से, कार्य कौशलता के हिसाब से उसको कार्य दिया जाना चाहिए। जैसे मानिए कि वो अगर कंप्यूटर में एक्सपर्ट है तो उसको चलाने के लिए दिया जाए, ऐसे तभी देश का विकास हो सकता है, ठीक ना। आधुनिक समाज का विकास होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है, ठीक ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित है, ये आपको बताना है। तो वो कौन से मतलब भाषण से, तो उसका भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हमारा हो जाएगा सही आंसर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही एक भाषण है, ठीक ना। वहाँ पे भाषण दिए तो उसी भाषण से, भाषण का ये क्या है, उसी भाषण का एक अंश है, ठीक है। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न होने वाला है वो है कि अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है कि ऐसे ही लोग आगे चलकर, देखिए ऐसे ही लोग आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी का पात्र है, ये कहानी का पात्र है, ठीक है। किस, यह कहानी के किस पात्र, देखिए किस पात्र के बारे में पूछा, मतलब किसके द्वारा ये कही गई है, ठीक ना। आपको बताना है सेन साहब हो गया, सेन साहब की धर्मपत्नी गिरधर सेन साहब शोफक, ये बताना है किसके द्वारा कहा गया था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनते हैं, ठीक ना। ऐसे ही आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनते हैं, तो ये आप जानते होइएगा, ठीक ना। ये आप जानते हो। इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर होने वाला है सेन साहब। सेन साहब किसको कहे थे, तो वो गिरधर का जो बेटा होता है मदन, उसी, सॉरी गिरधर एक लड़का होता है ना, उसी को कहता है, उसी को कहते ये कि ऐसे ऐसे लड़के आगे चल के गुंडे मवाली बनते हैं, ठीक ना। तो हमारा हो जाएगा सेन साहब हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न होने वाला है वो है प्रश्न संख्या 6,
ठीक ना। प्रश्न संख्या 6 है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन संचार हो चुका है, नवजीवन का संचार हो चुका है। देखिए ये भी निबंध से ही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो निबंध से क्वेश्चन आएगा तो आपको जल्दी समझ में नहीं आने वाला है कि कैसे वो कहानी नहीं है, ठीक ना। तो उसमें आपको ध्यान देना होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो वो उसका सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताइए कमेंट करके उसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए इसका सही आंसर होने वाला है नीति कक्षा, ठीक ना। नीति का ज्ञान लेने के बाद ही नीति के अध्ययन क्षेत्र में ही भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन आप जानते करते हैं कि कहाँ से आया होगा अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो ये अगला क्वेश्चन है वो आया है कहाँ से, मगम्मा। कहाँ पे आता है, वहनिका से आता है, ठीक ना। पूछ रहा है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था, मगम्मा की बहू का क्या नाम था, ठीक ना। मंगम्मा की जो बहू थी, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था नजम्मा। ये तो ऐसे ही देख के बता सकते, इसका सही आंसर होगा नजम्मा, ठीक है। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न होने वाला है वो है आपके टीवी स्क्रीन के या मोबाइल स्क्रीन के सामने। ये प्रश्न संख्या कितना है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है। पूछ रहा है कि ढहते विश्वास जो वनिका का चैप्टर है, ठीक ना, वो किस लेखक के द्वारा लिखा नहीं गया, यहाँ पूछ रहा अनुवादित है, कौन लेखक के द्वारा अनुवादित है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो वो कौन से लेखक है जिसके द्वारा ये अनुवादित है, तो वो है कौन, तो वो है अपने डॉक्टर कहा गया, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। याद रखिएगा सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा ही ढहते विश्वास कहानी का क्या किया गया था, अनुवादित किया गया था, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। यहाँ पे देखिए माँ कहानी का पूछ रहा है, लेकिन पूछ रहा है किसके द्वारा लिखा गया, ठीक ना, रचित है। तो ये आपको बताना होगा माँ कहानी जो किसके द्वारा रचित है, तो वो है ईश्वर पेटलिकर द्वारा, ठीक ना, ईश्वर पेटलिकर द्वारा, ठीक है। उसी हिसाब से अब देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न। ये भी हमारा वर्णिका से ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। मंगू की जो माँ थी उसके पास कितनी संतानें थी, मंगू की माँ। जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, मंगू की माँ की जो संतानें थी उस कितनी संतानें थी ये आपको बताना है। तो मंगू की माँ के पास जो संतानें की संख्या थी वो कितने थे, तो वो थे 4। उसके पास 4 संतानें थी, ठीक है। भाषा से अनुदित है, किस भाषा से अनुदित है। देखिए नगर कहानी जो लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया, ठीक ना, वो आपको बताना है। तो देखिए नगर कहानी जो लिखा गया वो लिखा गया क्या चीज़ में, तमिलनाडु में, यानी कि तमिल भाषा में। तमिल हमारा हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। हमारा तमिल होने वाला है सही आंसर, ठीक है। अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या 12, जो भी आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि पपाती की उम्र क्या थी। पपाती की जो उम्र थी वो क्या थी, पपाती की जो उम्र थी वो क्या थी, वो आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए जल्दी पपाती की जो उम्र थी वो कितनी थी, बताइए जल्दी पपाती की जो उम्र थी वो क्या थी। तो देखिए पपाती की जो उम्र थी वो कितनी थी, तो वो थी 12 वर्ष, ठीक है। वो कितनी थी, तो वो थी 12 वर्ष। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि धरती कब तक घूमेगी, ठीक ना। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है। यहाँ पे भी क्या पूछ लिया, अनुवादित पूछ लिया है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा कि अनुवादित पूछ रहा है कि रचयिता पूछ रहा है, उसके हिसाब से आप मांगिएगा, ठीक ना। यहाँ पूछ रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है, तो किसके द्वारा अनुवादित, तो वो है सावरदैया। अच्छा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सावरदैया के द्वारा ही धरती कब तक घूमेगी क्या है, अनुवादित है, ठीक है, अनुवादित है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न होने वाला है वो है प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या 14 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ये जानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है
कि एक वृक्ष की हत्या, क्या पूछ रहा है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। बताना है आपको कि एक वृक्ष कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। बताइए बताइए जल्दी, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो जो एक वृक्ष की हत्या कविता है, एक वृक्ष की हत्या जो कविता है वो काव्य के किस संग्रह से लिया गया है, तो वो है, ठीक है, दीपशिखा, दीपशिखा और ग्राम्या, दीपशिखा और ग्राम्या दोनों से लिया गया। ठीक ना, दीपशिखा और ग्राम्या दोनों का क्या है, संकलित है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। तो 16 में दिया गया हमारा, 16 में यह पूछा गया है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ, गरीब बस्तियों में क्या हुआ, ये आप बताइए जल्दी। कि कई शिशु पैदा हुए, दंगे दंगे उंगे हुए, ठीक ना, धमाके से देवी जागरण हुआ, इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। तो गरीब बस्तियों में हुआ क्या था इस पाठ में, कि धमाके 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 से देवी जागरण हुआ, धमाके से देवी जागरण हुआ। ठीक ना, धमाके के साथ जैसे फटाका वटाका फोड़ के ऐसे पूजा किया गया, किसका, देवी का। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिए ढंग से, तब पता चलेगा कि आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया है। ठीक है, अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सृष्टि की विकास थमा, सृष्टि की विकास थमा का प्रथमाक्षर क्या है। प्रथमाक्षर जो होगा उसका क्या है, सृष्टि की विकास थमा का प्रथमाक्षर क्या होने वाला है, तो वो आप बताइए। तो सही आंसर होने वाला जो है, विफलता पर छलके आंसू, विफलता पर छलके आंसू हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, देखिए इस सब में हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, कैसे ये आपका रिवीजन टाइम है। ठीक ना, आप याद करने नहीं बैठिएगा। अभी अभी आपका जैसे भी एग्जाम का डेट कम बचा हुआ है, तो आप याद करने के लिए बैठिएगा तो आप बैठते रह जाइएगा। इसलिए अभी देखेंगे हम शॉर्ट में। ठीक ना, आपके सामने आया, अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव आता है तो आप आंसर लगाइए, नहीं तो सीधा क्वेश्चन हो क्या कीजिए, स्किप कीजिए। अभी का फंडा यही है। ठीक ना, स्किप कीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए, स्किप कीजिए आगे बढ़िए। बस क्वेश्चन का जवाब आता है तो जल्दी कमेंट करके बताइए, नहीं तो आगे बढ़िए। बस इतना ही अभी कीजिएगा। अभी कुछ एक्स्ट्रा पढ़िएगा तो फिर आपका लग जाएगा। ठीक ना, इसलिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़िए, बस अब रिवीजन कीजिए। आपका ये रिवीजन ही क्लास एक तरह से चल रहा है। ठीक ना, प्रैक्टिस सेट पहले बता दिए थे, थंबनेल पे लिखा हुआ है। ठीक ना, प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है, किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है। देखिए यहाँ पे आपको गौर देना है। ठीक ना, कि भावांतरित पूछ रहा है, कि बहुत कुछ पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक ना, खाली रचयिता नहीं कि देखिए जो कविता लिखा उसको हम टिक करके चले, ऐसा नहीं होगा। जो पूछा उसी के हिसाब से मांगिएगा तभी आपका कुछ हो पाएगा। ठीक ना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित किया गया है, तो वो थे कौन, तो वो थे जीवनानंद दास। जीवनानंद दास द्वारा ही लौटकर आऊँगा फिर कविता का क्या किया गया था, भावांतरित किया गया था। ठीक ना, इसी के द्वारा क्या किया गया था, भावांतरित किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न होने वाला है वो है प्रश्न संख्या 19, कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, तो ये जानते होइएगा। जल्दी बताइए कमेंट करके किसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, सही आंसर क्या होने वाला है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। ठीक है, बताइए जल्दी इसका सही आंसर। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सबका सही आ गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया कहाँ से, तो जर्मनी से अनुवादित किया गया। ठीक ना, जर्मनी से अनुवादित किया गया है। ठीक है, बढ़े आगे की ओर, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न होने वाला है कि दही मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। दही वाली मगम्मा जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी दीजिए जवाब। तो ठीक है, सबका सही जवाब है, सही आंसर होने वाला है क्या, श्रीनिवास। ठीक है, ऑल द वे सबको। चलिए आगे के प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न होने वाला है वो है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। बताना है आपको कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। जल्दी जल्दी बताइए, ये आपको पहले भी कराया गया था क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सब गोटा सही जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, सही है। आगे चलिए, आगे क्यों देखिए, तो हाँ ठीक है, सबका सही जवाब है, भीमराव अम्बेडकर हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है,
अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए और सर से जवाब दीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न जो होने वाला है वो है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, ठीक ना, क्वेश्चन है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, ये आपको बताना है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो ठीक है, एक दो का गलत आ गया, बाकी सबका सही है। श्रम विभाजन हमारा हो जाएगा सही आंसर, ठीक ना। सभ्य समाज की आवश्यकता कैसी है, तो एक श्रम विभाजन होगा सही आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न होने वाला है वो है 20 की दांत कहानी के रचयिता कौन है। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है कि 20 की दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 की दांत कहानी का रचयिता जो होने वाला है वो कौन है, आपको जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है। ठीक है, 20 की दांत किसके द्वारा लिखा गया है, तो बिल्कुल सही जवाब नलिन विलोचन शर्मा, ठीक ना, नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो यह है, प्रश्न संख्या 24 है कि खोखा का दूसरा नाम क्या था। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताइए कमेंट करके क्या होने वाला है। खोखा का जो असली नाम, खोखा का जो दूसरा नाम है वो क्या था, खोखा का जो दूसरा नाम क्या था। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, सही आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किसका सही आंसर क्या होने वाला है। खोखा का दूसरा नाम क्या था, तो हाँ सबका सही जवाब है, सही 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 सही, कासू हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक ना, कासू हमारा हो जाएगा सही आंसर। अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक ना, पहले रिवीजन क्लास है तो रिवीजन क्लास में ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं देने वाले, ठीक ना, अपन लोग ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले हैं। ठीक है, चलते अब अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था ये आपको बताना है। मदन जो था किसका पुत्र था, ठीक ना, मदन जो था किसका पुत्र था, जल्दी कमेंट करके बताइए सभी लोग बताइएगा इसका सही जवाब, ठीक ना, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो मदन जो था किसका पुत्र था, तो वो था गिरधर, ये भी हमारा हो जाएगा सबके सही जवाब, गिरधर हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 26 कि प्रबल कौन सी संज्ञा। अब क्या आ गया, अब हमारा आ गया मतलब अब आ गया हमारा हिंदी व्याकरण, ठीक ना, हिंदी व्याकरण से प्रश्न आने लगा है, तो इसका भी आप लोग सही से जवाब दे सकते, थोड़ा सा सतर्क रह के, ठीक ना, व्याकरण, ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान देके इसका आंसर दीजिएगा तो सभी लोग का आपका आंसर सही होने वाला है, ठीक ना। कैसे ये सब पहले ही आपको पढ़ा दिया गया है इस चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, मतलब 26 नंबर क्वेश्चन है कि परवल कौन सी संख्या है, परवल, ठीक ना, परवल कौन सी संख्या है। देखिए परवल पूरी जाति का समूह, मतलब पूरा जाति का बोध करवाता है परवल, समझे ना, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला, तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक ना, सबका सही लगभग लगभग सबका सही ही था। चलिए कोई ना, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में सब लोग अपना अपना आंसर सही करेंगे, ठीक ना। तो हम पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि क्रूरता कौन सी संज्ञा है, ठीक ना, क्रूरता कौन सी संज्ञा है, ठीक ना, तो वो कौन सी संज्ञा है, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सी संज्ञा है? जल्दी बताइए कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है, ठीक ना, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 28। 28 में कह रहा है कि तोषक कौन सी संज्ञा है, तोषक कौन सी संज्ञा है, बताना है आपको कि तोषक जो है कौन सी संज्ञा है, ठीक ना। कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए कि तोषक कौन सी संज्ञा है। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है, ठीक है, डी हमारा हो जाएगा सही आंसर, तोषक है हमारा जातिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि तोषक कहेंगे हम तो हमारा तोषक, आपका तोषक, पड़ोस का तोषक, सबका तोषक का बोध होने लगेगा, ठीक ना, सीधा तोषक है। ऐसे कहेंगे कि मेरा तोषक, तब हमारा पर्सनल का बोध हुआ, लेकिन सीधा कहेंगे तोषक तो जाति, पूरा तोषक की जितना जाति है ना, तोषक सभी तोषक का बोध होगा, इसलिए हम इसको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, सबका सही जवाब था, हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए। अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है 29 नंबर प्रश्न, ठीक है, हम 29 तक आ गए हैं अभी तक। तो हम पढ़ते कुछ प्रश्न कि झुंड कौन सी संज्ञा है, बताना है आपको कि झुंड कौन सी संज्ञा है, झुंड जो है वो कौन सी संज्ञा है, कमेंट कीजिए और जल्दी बताइए झट इसका आंसर क्या होने वाला है। झुंड, झुंड मतलब क्या होता है, झुंड मतलब होता है कि एक दो तीन लड़का का झुंड होता है, ठीक ना, समूह होता है, जानते हैं ना झुंड मतलब क्या। मानिए कि 5-6 वहाँ पर लेकर आएगा इधर, तब कहेंगे देखिए ना 5-6 लेगा का झुंड हमारे तरफ आ रहा है, मतलब क्या झुंड, तो टोटल मिला के बाद यहाँ पे झुंड का बात आता है, ठीक ना। तो वही यहाँ पूछा कि झुंड कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक, सबका सही आंसर है हमारा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, सब सही कर गए हैं, सही करते रहिए, सबका अच्छा नंबर आएगा बोर्ड में। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। तो प्रश्न संख्या हमारा 30 है
कि गंगा कौन सी संज्ञा है, गंगा कौन सी संज्ञा है, ये भी आसान क्वेश्चन है। बताइए गंगा, गंगा कौन सी संज्ञा है, ठीक ना, गंगा। आप ऐसा कहिए, गंगा कहिएगा तो समूह का बोध होगा, गंगा एक ही है ना, तो समूह का तो बोध नहीं हुआ। ऐसे भी ऑप्शन भी काट सकते हैं। आप लोग का सही जवाब है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन हम एक्सप्लेन कर देते हैं। गंगा में भाव प्रकट हो रहा है, नहीं। द्रव्य प्रकट हो रहा है, तो नहीं। गंगा क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सही जवाब होगा इसका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक दो लोग गलत दे गए आंसर, लेकिन सब लोग मांगिए आंसर सी हमारा होगा सही आंसर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए ठीक है, बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है, जमशेदपुर, ठीक ना, जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक, यानी जमशेदपुर बहुत है, नहीं। जातिवाचक पूरा जमशेदपुर, नहीं। तो ये हमारा होगा एक ही जमशेदपुर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। सबका सही जवाब था, ठीक ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक ना, सब आपको पढ़ाया गया है, सब आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कमेंट कर दीजिए किस टॉपिक में आपको दिक्कत है, सब आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा हमारे ही द्वारा। ठीक ना, चलिए आप प्रश्न संख्या 32 की बात करते हैं। तो हमारा 32वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि यथासंभव कौन सी समास है, यथासंभव जो है वो कौन सा समास है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बताना आपको यथासंभव, यथासंभव, यथासंभव कौन सा समास है। जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, सही आंसर इसका क्या होने वाला है। कर्मधारय, सॉरी कर्मधारय समास से नहीं होगा। कौन बोल रहा है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास गलत आंसर है। जवाब दीजिए, सही आंसर इसका क्या होने वाला है। देखिए इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए सबका सही है, ठीक ना, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, यथासंभव कौन सी समास है, तो वो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि पराधीन कौन सा समास है, पराधीन कौन सा समास है। पराधीन कौन सा समास है, कमेंट कीजिए और जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। पराधीन, पराधीन कौन सी समास है, कौन सी समास है, जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। पराधीन मतलब क्या होता है, किसी के अधीन होना, ठीक ना, किसी के अधीन होना। तो यहाँ पे संबंध किसी के अधीन होना, ठीक ना, तो ये हमारा कारक चिन्ह का कारक चिन्ह बताता है, ठीक ना, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पतझड़, पतझड़ में कौन सा समास है, पतझड़ में कौन सा समास है। ठीक है, पतझड़ में कौन सा समास है, बताइए जल्दी। नए समास होगा, द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। बताइए जल्दी कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ये सब आपका समास से है, और समास हम आपको इतना बढ़िया ढंग से पढ़ाए हैं ना कि आपको कहीं मिलेगा नहीं उतना बढ़िया ढंग से पढ़ाया हुआ कोई, ठीक ना, इसलिए तो इसको ध्यान से देखिए आप। आज ही वीडियो अपलोड हुआ था एक समास को कैसे पहचाने सेकेंडों में, वो वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा तो आपको सभी समास का जो कंसेप्ट वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तत्काल में हम क्वेश्चन की बात करें तो पतझड़ जो होगा वो कौन सा समास होगा, तो वो होगा हमारा तत्पुरुष समास। क्योंकि यहाँ से पतझड़ मतलब पता गिरना, पता गिरना, यहाँ पे गिरने के सेंस में स का यूज होगा, ठीक है, इसलिए हमारा होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर बच्चा लोग। तब चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न होने वाला है वो है प्रश्न संख्या कितना 35 है कि चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण कौन सा समास है। चरित्र चित्रण के बारे में पूछेगा कि कौन सा समास होगा, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है। चरित्र चित्रण जो होगा इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए चरित्र चित्रण कैसा तत्पुरुष समास है, ये थोड़ा सा आपको नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। चरित्र चित्रण जो होगा वो कौन होगा, तत्पुरुष समास होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, चरित्र का चित्रण, चरित्र का बारे में बताया गया, ठीक ना, चरित्र का चित्रण किया गया है। यहाँ पे का आया ना, तो का क्या होता है, तो एक कारक चिन्ह होता है। जब किसी में कारक चिन्ह आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बच्चा लोग, हम लोग बोलते हैं क्या, तत्पुरुष समास। ठीक ना बच्चा लोग, सबको समझ में आया ना। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न जो होने वाला है वो है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि काल के कितने भेद हैं। अब ये भी बताइए काल, काल के जो भेद है वो कितने हैं। ठीक ना, काल के कितने भेद है, तो काल के 3 भेद है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था,
कौन कौन था? एक है वर्तमान काल, ठीक ना, एक था वर्तमान काल, एक होगा भूतकाल जो बीत गया, एक होगा भविष्यत काल जो आने वाला है, भविष्यत काल, ठीक ना। वर्तमान काल मतलब कि जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया है, वह भविष्यत काल जो आने वाला है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा काल कितने हैं, तो काल 3 है, ये भी याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, ये भी बता सकते हैं आप। हिंदी इंग्लिश के हिसाब से बताइएगा तो भी उतना ही है, हिंदी में भी उतना ही है, ठीक ना। बताइए जल्दी जल्दी, इसका कमेंट कीजिए सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो वर्तमान काल कितने हैं, वर्तमान काल कितने हैं, तो वर्तमान काल जो है वो कितने हैं, तो वो है 5। सबका सही जवाब है वर्तमान काल कितने हैं, तो 5 हमारा हो जाएगा सही आंसर। अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है, प्रश्न संख्या 38 है कि भविष्यत काल के कितने भेद है। यहाँ पे क्या पूछ लिया है, अब पूछ लिया भविष्यत काल के कितने भेद है। तो याद रखिएगा कि भविष्यत काल के जितने उतने ही भेद होते हैं जितना कि काल का भेद होता है, ठीक ना। काल का जितना भेद होता है उतना ही भेद भविष्यत काल का भी होता है, यानी कि 3 हमारा होगा सही आंसर, ठीक है। अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर, ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है। क्या पूछ रहा है, तद्भव। देखिए तद्भव तत्सम पहचानने का भी ट्रिक जो होता है वो आप इस चैनल पे अपलोड है, ठीक ना, इस चैनल पे उसका वीडियो अपलोड है। वो वीडियो देखकर भी आप तत्सम तत्वों, कैसा भी डिफिकल्ट तत्सम तत्व उसको आप सेकेंडों में पहचान सकते हैं, ठीक ना। एकदम जबरदस्त ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया गया है इस चैनल पे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं तत्सम एवं तद्भव को कैसे पहचाने। वैसे हम शॉर्ट में बता दें कि तद्भव ऐसा शब्द होता है, ठीक ना, जो संस्कृत शब्द का कन कैसा हो, परिवर्तित रूप हो, ठीक ना। परिवर्तित रूप को हम कैसा, संस्कृत शब्द के जो परिवर्तित रूप होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं, ठीक है। और तत्सम में क्या होता है, तत्सम में होता है कि संस्कृत के शब्द का सेम का सेम यूज होता है हिंदी में, उसको हम कहेंगे तत्सम, ठीक है। तो देखिए, तो हम अगर इसका सही जो आंसर होने वाला है, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव कौन होगा। तद्भव हमारा हो जाएगा पलंग, तद्भव क्या होगा हमारा, पलंग हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। चले अगले प्रश्न की ओर, ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो हमारा जो अगला प्रश्न होने वाला है वो है प्रश्न संख्या कितना, 40। प्रश्न संख्या 40 हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक ना। यहाँ पे क्या पूछ दिया है, तो यहाँ पे पूछ दिया है तत्सम, आपको बताना है, क्या बताना है, तत्सम बताना है। तत्सम कौन सा शब्द है, ठीक ना। तो तत्सम क्या बोले थे कि तत्सम संस्कृत का शब्द होता है तत्सम। तो कपूर क्या होगा हमारा सही आंसर है, कपूर क्या है, एक कौन सा शब्द है, तो वो ही हमारा तत्सम शब्द है, ठीक है। चले अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन और बचा, उसको हम देख लेंगे तभी इस सेशन को हम एंड करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लाहे लाहे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सबका व्याकरण सही नहीं है, इसलिए हम इस सबको हम लाहे लाहे देख रहे हैं, ठीक ना, लवे लवे या स्लो स्लो, ठीक। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी है। अविकारी शब्द कौन सा है, बताइए जल्दी कमेंट करके, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द, ठीक ना, अविकारी शब्द हमारा हो जाएगा धीरे धीरे। अब बढ़ते हैं 42 की ओर। तो प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे, आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो आपको बता देते कि आग क्या है, संस्कृत का एक कन्वर्टेड रूप है, कन्वर्टेड यानी कि परिवर्तित रूप है। तो कौन सा मतलब कि शब्द हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा तद्भव शब्द, ठीक ना, ये भी आपको याद रखिएगा। चले अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा रूढ़ शब्द है, कौन सा क्या है, रूढ़ शब्द है। तो वो कौन सा शब्द होगा, बताइए कमेंट करके सही से आंसर इसका क्या होने वाला है। रूढ़ शब्द जो है वो कौन है, सब बिल्कुल सही जवाब, देश हमारा हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। देश हमारा है, रूढ़ शब्द है, ठीक है। अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 44 की ओर। प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 44 कह रहा है
कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है, ठीक ना, कमेंट कीजिए और जल्दी बताइए। जलज और चंद्रशेखर हमारा हो जाएगा सही आंसर, ठीक ना, जलज और चंद्रशेखर होगा सही आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो है 45 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है, कौन सा शब्द क्या है, विदेशज शब्द को बताना है। विदेशज यानी जो विदेश से आया गया हो, ठीक ना, दूध विदेश से आया है नहीं, जल अपना देश ही का शब्द है, आम्र यानी संस्कृत का शब्द मानी कि अपने देश का, लेकिन चाकू हमारा विदेश का शब्द है, ठीक ना, चाकू विदेशी शब्द हो जाएगा, इसलिए हम इसको कहेंगे विदेशज, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो है कितना 46वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है, क्या पूछेगा, यौगिक शब्द बताना है आपको कि यौगिक शब्द कौन है। पंकज पाठशाला, जलज पाठशाला, गणेश, तो सही आंसर इसका होगा यौगिक शब्द कौन है, तो वो है पाठशाला, क्या, पाठशाला, ठीक है। चले अगले की ओर, ठीक है, चलते हैं हम अगले की ओर। तो मगर जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 47 है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि बच्चों से खेला जाएगा, बच्चों से खेला जाएगा, यह वाच्य का कौन सा वाच्य का उदाहरण, बच्चों से खेला जाएगा यानी बच्चों के द्वारा खेला नहीं जाएगा, बच्चों से खेला जाएगा, तो यह कौन हो जाएगा, कर्मवाचक, कर्मवाच्य मतलब किसी के द्वारा काम करवाया जाएगा तो उसको कहेंगे हम वाच्य, कर्मवाच्य। जहाँ पे खुद काम करेंगे उसको हम कहेंगे कर्तरीवाच्य, ठीक है। तो सही आंसर जो होने वाला वो होगा कर्मवाच्य, ठीक है। अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर, ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 48 की ओर। अब 2 ही क्वेश्चन बच गए, तो सेशन को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा अभी तक कितना नंबर आ गया, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आयादी, अनादि, अनादि कौन सा समास है, कमेंट कीजिए, अनादि कौन सा समास होने वाला है। नए समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। देखिए आपको समास ही पहचानने में दिक्कत होगा तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको मिलेगा एक लेक्चर समास कैसे पहचाने, उस पर आप क्लिक कीजिए और देखिए 10-20 मिनट का शायद वीडियो होगा, उसमें आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समास का। अनादि कौन सा संधि होने वाला है, तो ये होने वाला है नए तत्पुरुष। देखिए आजीवन यहाँ पे रहता तब मार्ग दे भाव समास, लेकिन अनादि है तो कौन होगा, तो हमारा होगा नए समास, ठीक है। बढ़े अगले की ओर, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, मनोरथ का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, मनोरथ, जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए सही आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक गलत गलत, सही से जवाब दो, सही आंसर क्या होने वाला है। हाँ सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, मन जोर रथ, मन जो रथ हमारा हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अब देखते हैं इस सेशन का हम लास्ट प्रश्न, इसमें है वैसे 100 प्रश्न, लेकिन आज हम 85 तक देखेंगे, अब 50 और कल देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नाभिक में किन किन वर्णों की संधि है, नाभिक में किन किन वर्णों की संधि, आपको बताना है नाभिक में किन वर्णों की संधि है, ये आपको बताना है, ठीक है। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। नाविक, नाविक में क्या हो, नौ जोड़ इक, नौ जोड़ इक, नौ क्या हो गया, नौ, नौ का लास्ट में ओ आएगा, ना इक, इक के अंदर स्टार्टिंग में ये आएगा, तो हमारा सही आंसर होगा नौविक, ठीक है। तो देखिए ये सब हमारे पास 100 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, लेकिन हम 100 ऑब्जेक्टिव नहीं करने वाले हैं क्योंकि कल कल के लेक्चर में हमको देखना है कुछ प्रश्न, इसीलिए आज हम इसको यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं, ठीक है। अब बात कर ले हम, तो कर ले, कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट में बताइएगा कि किसका कितना सही हुआ, ठीक ना, किसका कितना सही हुआ है, ठीक ना। सब लोग अपना मार्क्स बताएंगे किसका कितना सही हुआ है, ठीक ना। मार्क्स सब लोग अपने अपने कमेंट में बताएंगे कि मार्क्स सबका कितना आया है, और बताइए कि कौन से लेक्चर, कौन से टॉपिक पर आपको लेक्चर है, ये सब आपको मिला जाएगा इस चैनल पे, ठीक है। तब तक बने गए चैनल पे, टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।